आज विश्लेषण में सबसे पहले बात बुलडोजर प्रहार की, जिसकी दहशत से पत्थरबाज खौफ में हैं, क्योंकि हिंसा तो शुक्रवार को ही खत्म हो गई, लेकिन बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। अब आलम यह है कि बुलडोजर कहीं से गुजरता भी है तो पत्थरबाजों का दिल बैठ जाता है, लेकिन सवाल इसको लेकर हो रही सियासत का है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो पत्थर उठाएगा उस पर ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल 17 जून की तारीख का है, क्योंकि 2 शुक्रवार हिंसा के गवाह रहे। बुलडोजर का प्रहार, दहशत में पत्थरबाज, बच्चों को बनाया था ढाल, सामने आए साजिश के निशान। दंगाइयों में दहशत के लिए बुलडोजर का नाम ही काफी है, क्योंकि जब से प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर बुलडोजर चला, तब से हिंसा करने वाले और हिंसा भड़काने वाले दोनों थर थर कांप रहे। और ये डर उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब बुलडोजर मंगलवार को उसी जगह फिर पहुंचा जहां जावेद पंप के 3 मंजिला मकान को 3 महाबली बुलडोजरों ने खंडहर में तब्दील किया था। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पर एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। हालांकि जो बुलडोजर आया है आज वो तोड़फोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में पड़े हुए उन ईंट व मलबों को हटाने के लिए आया है, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को हिंसा के दौरान किया गया था। देख सकते हैं कि गलियों में किस कदर ईंट व पत्थर इकट्ठा किए गए थे। कहने को तो बुलडोजर जावेद पंप के खंडहर हुए मकान के मलबे को हटाने के लिए गया था, लेकिन दंगाइयों में खौफ इस कदर था जैसे मानो अब किस पर बुलडोजर चल जाए और कब अवैध इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह जाए। गौरतलब है कि जब से हिंसा हुई है तब से कई शहरों में बुलडोजर अवैध इमारतों को ढहा चुका है। फिर चाहे प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर हो या फिर कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी मोहम्मद इश्तियाक। मतलब शुरू हिंसा के साथ हुआ और खत्म बुलडोजर कर रहा है। वहीं बुलडोजर के साथ साथ दंगाइयों की पहचान के लिए पोस्टर का वार भी जारी है। कानपुर की तर्ज पर पहले फिरोजाबाद में पोस्टर लगे और अब प्रयागराज में लगाने की तैयारी है। दूसरे लोगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पोस्टर लगाकर ऐसे चेहरों को बेनकाब किए जाने पर भी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। जो घटना में सीधे तौर पर शामिल थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई है, या फिर जिनकी पहचान वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए की गई है। जिन उपद्रवियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उनके लिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सवाल बच्चों का भी है जिन्हें हिंसा के वक्त ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस बच्चों की जगह उनके अभिभावकों पर एक्शन ले सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जिनको उठाया गया नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। वहीं एक सवाल बुलडोजर को लेकर हो रही राजनीति का भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि दल देख करके डरा रही है, दल देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। लेकिन हमें अपने संविधान पर और कानून पर भरोसा है। एक दिन इसी प्रदेश का कानून, देश का कानून इनका बुलडोजर गैराज में खड़ा कर देगा। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, स्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। अब सबकी निगाहें 17 जून की तारीख पर टिकी है, जब फिर से जुमे की नमाज होगी, क्योंकि 2 शुक्रवार गहरे जख्म मिल चुके हैं, जिसके निशान अभी भी ताजे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, ABP गंगा। और विश्लेषण में बात अब उस खबर की जो बुलडोजर की कार्रवाई से आगे की है, क्योंकि जिस जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला,
उसकी बेटी आफरीन ने ट्विटर पर देश की जगह लिंचिस्तान लिखा है। और अब सवाल बड़ा है कि लिंचिस्तान का मतलब क्या है? क्या यह पत्थरबाजी का समर्थन है? जावेद पंप की बेटी ने लिखा लिंचिस्तान, मच गया घमासान। पत्थरबाजों की तरफदारी, आफरीन के दिमाग में ये सोच किसने भरी? बुलडोजर प्रयागराज में चला, लेकिन असर दिल्ली में हुआ, जिसका जीता जागता सबूत है मास्टरमाइंड जावेद पंप की बेटी आफरीन के ट्विटर पर लिखा ये लिंचिस्तान, जिसे आफरीन ने उस जगह लिखा जहां लोग अपने देश, अपने शहर का नाम लिखते हैं। और अब सवाल बड़ा है कि ट्विटर पर लिंचिस्तान लिखने का मतलब आखिर क्या है? अगर लिखा भी है तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सरकार यही दिखा रही है। मतलब आप उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सरकार पोर्ट्रे अपने आप को ऐसा कर रही है, दुनिया में ऐसा पोर्ट्रे कर रही है, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं उनको भी यही दिखाई दे रहा है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आफरीन ने लिंचिस्तान लिखने के पीछे अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा, सिर्फ उसकी छोटी बहन का पक्ष सामने आया है। देखिए, हमें पता नहीं है क्योंकि हम खुद ट्विटर चलाते नहीं हैं, हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा हैं नहीं। ये तो सरकार का काम है, पता कर लें, उनके पास इतनी आईबी है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, उनको पता चल जाएगा, वो पता कर लें कब लिखा है। हमें खुद को ये जानकारी नहीं है, हमने आज पहली बार सुना है कि उनके ट्विटर पे लिंचिस्तान लिखा है। आपको बता दें कि आफरीन फातिमा जेएनयू छात्र संघ की काउंसलर, सीएए और एनआरसी के साथ साथ बुर्का को लेकर जब विवाद बढ़ा तो उस आंदोलन में आफरीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कुछ विवादित बयानों की वजह से पहले भी आफरीन चर्चा में रही हैं, लेकिन अब जिस तरह उन्होंने ट्विटर पर खुद के रहने की जगह को लिंचिस्तान लिख दिया, उस पर विवाद बढ़ता जा रहा। हम सबको समझना चाहिए कि ये अमन, चैन और सुकून का समय है और हम सबको मिलके अपनी सहभागिता समाज का सौहार्द बनाने में करनी चाहिए। और समाज का सौहार्द जो बिगाड़ते हैं उनके लिए कानून व्यवस्था, कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई करता है, हम सबको उस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। आफरीन ने पहले भी सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस बार देश को लिंचिस्तान लिखकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं, सवाल देश के सम्मान का है, उस शब्द की गरिमा का है जिससे आफरीन ने खिलवाड़ किया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात आजमगढ़ के रण की, जिसमें भाजपा ने निरहुआ को जिताने के लिए भोजपुरी स्टार आम्रपाली को उतार दिया, क्योंकि आजमगढ़ की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है ज्यादा रोचक हो रही है। क्योंकि भाजपा की नजर सपा के गढ़ पर है, तो बसपा भी इस लड़ाई से खुद को स्थापित करने में लगी है और सबसे बड़ी चुनौती धर्मेंद्र यादव के सामने है। आजमगढ़ की जंग जारी, निरहुआ के लिए मैदान में उतरी आम्रपाली। आई थिंक 19 के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं 19 के हिसाब से डबल लोगों को देख रही हूँ समर्थन में उतरते हुए। 9 दिन बाद फाइट, किसका होगा भोकाल टाइम? कि 100% जनता समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए
मन बना चुकी है। एक बड़ा वोट है समाजवादी पार्टी के पास। आजमगढ़ में चुनाव 23 जून को है, लेकिन ढोल और नगाड़े अभी से बजने लगे हैं। समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के लिए भाजपा ने भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को प्रचार के मैदान में उतार दिया है, क्योंकि जब निरहुआ का प्रचार करने आम्रपाली दुबे आजमगढ़ पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आम्रपाली ने न सिर्फ निरहुआ के लिए वोट मांगे, बल्कि उनकी जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। बहुत ज्यादा, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। हर कोई इस बार बहुत ही पॉजिटिव है और हर कोई बदलाव चाहता है, और ये देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आई थिंक 19 के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं 19 के हिसाब से डबल लोगों को देख रही हूँ समर्थन में उतरते हुए। भाजपा की कोशिश आजमगढ़ को फतेह कर सैफई परिवार की विरासत को चुनौती देने की है। यही वजह है कि भाजपा ने जहां निरहुआ पर दांव चला, वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को प्रचार युद्ध में उतारकर साफ कर दिया। आजमगढ़ किसी के लिए भले ही एक सीट हो, लेकिन उनके लिए ये मिशन है जिसे 24 से पहले वो पूरा कर लेना चाहती है। हाथ और हाथी के चुनावी मैदान से बाहर रहने की वजह से यहाँ साइकिल और कमल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम खां के करीबी रहे आसिम राजा पर दांव खेला है, वहीं बीजेपी ने भी कभी आजम खां के खासम खास रहे घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन भाजपा के मिशन के आगे धर्मेंद्र यादव दीवार बनकर खड़े हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है, तो सहयोगी दल सुभाषपा भी पूरी ताकत लगा रही है। के 100% जनता समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मन बना चुकी है। एक बड़ा वोट है समाजवादी पार्टी के पास, और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों के पक्ष में लिया है, पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, हमारे लीडर्स का सम्मान बढ़ाया है, हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ लोगों का फिर से मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। अब वो क्या कह रहे हैं इसका मुझे तो जवाब नहीं देना है। वहीं इन सब के बीच लड़ाई में बसपा भी है, जो दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए खुद को स्थापित करने में जुटी है। गुड्डू जमाली का दावा है कि वो एक दिन में 25-25 गांव जा रहे हैं। सरकार ठीक है, बनती है, दल होता है, लड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जाता है, पीएम जब बन जाता है तो सबका रहता है, सीएम जो बन गया वो सबका रहता है। ये उनका मानना है। मैं हाउस में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप सब काम करा देंगे। जहाँ उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा। अब सबकी नजर 23 जून की तारीख पर है, जब मतदान होगा, और फिर 26 जून को यह तय होगा कि आजमगढ़ का सिकंदर कौन होगा। आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस तिलिस्म की जो टूट गया है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र में अब तक शिवपाल यादव का वर्चस्व चल रहा था, लेकिन वो खत्म हो गया, यानी कि उनके हाथ से आखिरी ताकत भी चली। यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के चुनाव में भाजपा ने बाजी मारकर मुलायम परिवार का तिलिस्म तोड़ दिया। सहकारिता से भी खत्म हुआ शिवपाल का वर्चस्व। भाजपा ने तोड़ा सैफई परिवार का तिलिस्म। पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद और अब यूपीपीसीएफ यानी उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन। आम बोलचाल में कहें तो सहकारिता। इस क्षेत्र में लंबे समय से मुलायम परिवार का ही दबदबा रहा। सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन पिछले करीब 30 सालों से सहकारी ग्रामीण विकास बैंक पर मुलायम परिवार की धमक दिखाई देती थी। लेकिन अब भाजपा ने इस तिलिस्म को भी तोड़ दिया है। यूपीपीसीएफ में सभापति और उप सभापति के चुनाव के बाद यहां से भी सपा का वर्चस्व खत्म हो गया। बलिया के रहने वाले वाल्मीकि त्रिपाठी पीसीएफ के नए सभापति नियुक्त हुए हैं, जबकि गोरखपुर के रमाशंकर जायसवाल उप सभापति चुने गए हैं। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा नया कार्यकाल आज से प्रारंभ हुआ है, यह पीसीएफ
कभी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च संस्था रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस ये पीछे हुई है। हम सब ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी एक परिवार के रूप में इस पीसीएफ को, इसके पुराने वैभव को हम फिर से प्राप्त करेंगे। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबका एक ही लक्ष्य है, पीछे क्या हुआ उसको हम लोग भूलते हुए इस पीसीएफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, सहकारिता से समृद्धि, ये हमारी सरकार का भी नारा है। तो सहकारिता से समृद्धि कैसे आएगी? गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, पीसीएफ अपने नीचे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ पूरे 75 जिलों में ये संस्था कार्य कर रही है। उसको कैसे हम और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए, और उस ऊंचाइयों को तय करके हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। वाल्मीकि त्रिपाठी का पीसीएफ बनना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो ये है कि शिवपाल यादव के हाथ से आखिरी ताकत भी जा चुकी है। दरअसल शिवपाल के बेटे आदित्य यादव 10 साल से पीसीएफ की सभापति वाली कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन इस बार उन्हें सभापति तो दूर, भाजपा ने सदस्य तक नहीं बनने दिया। इस बार सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। सभापति बनने के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। भाजपा ने आदित्य यादव को बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनने दिया है। बाकी बची 3 सीटें महिला कोटे की हैं, जिन्हें सरकार मनोनीत करती है। शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता का दिग्गज माना जाता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ रह गए। एक लाइन में कहा जाए तो सहकारिता भी शिवपाल के हाथ से निकलकर भगवामय हो चुका है। जो जीत गए उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, और जिसकी ताकत छिन गई वो निराश है। शिवपाल का एक बार फिर दर्द छलका और धार्मिक समारोह से उन्होंने अखिलेश और राम गोपाल पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। और जो भारत थे, भाई थे, और जब तक भगवान राम बनने रहे, 14 साल बनने रहे, वैसे भाई भी थे, भरत जैसे भाई भी थे। उन्होंने भगवान राम के चरण पाद का दर्शन के 14 साल शासन चलाया था और गति तक नहीं गए। शिवपाल जहां जा रहे हैं अपना दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है आखिर कब तक? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो। और अब बात मिशन अग्निपथ की, जिसके लिए 4 साल की शपथ लेनी होगी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर नियम बदल दिए। अब शॉर्ट सर्विस के लिए 4 साल की नौकरी होगी। न सिर्फ देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी, बल्कि सेना के बदले में सीमा पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सैनिक होंगे। सेना में शामिल होंगे अग्निवीर, दुश्मन का सीना देंगे चीर। सरकार की नई खोज बेरोजगारी पर होगी चोट। केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में 4 साल की नौकरी और बेहतर पैकेज के साथ नौकरी देने का ऐलान कर नौकरी का सपना पाल रहे युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, क्योंकि न सिर्फ देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी, बल्कि सेना को बदले में सीमा पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाबाज सिपाही भी मिलेंगे। इस योजना को सरकार ने अग्निपथ योजना का नाम दिया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। मतलब सेना में अब नौकरी पाने का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि पहले सेना में सबसे कम नौकरी 15 से 17 साल की होती थी, लेकिन इस योजना में 4 साल की नौकरी होगी। इसके तहत युवाओं को पहले साल 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा, जो चौथी साल तक बढ़कर 6,92,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। साथ ही 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11,70,000 रुपए की
सेवा निधि दी जाएगी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही दूसरी प्राइवेट जॉब में वरीयता मिलेगी। अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि मिलेगी, साथ में बाकी का वेतन भी मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा और सरकार के पुराने नौकरी देने के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा। 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको, और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आप बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ जॉब देने की बात की थी 1 साल में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने यही आंकड़ा 5 करोड़ तक बढ़ाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम 10 लाख अच्छा 10 लाख की बात की है, तो 10 लाख की बात पर कायम रहे। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह तमाम सारे मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की और इसके साथ साथ जितने भी मंत्रालय हैं वहां पे रिक्त जगहों की भी समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को जॉब दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज केंद्रीय कैबिनेट ने भी एक काफ़ी अहम फैसला लिया है। अहम फैसला लिया कि सेना में भर्ती एक बार फिर से की जाएगी, लेकिन इस बार अग्निवीर मिशन के तहत अगर बात की जाए तो सेना में 4 वर्षों के लिए शॉर्ट टर्म के तहत तमाम सारे युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जिनको न सिर्फ मासिक अच्छी वेतन दी जाएगी बल्कि 4 साल के बाद जब वो सेना से रिटायर होंगे तो उनको बाकायदा 11,71,000 रुपए कर से मुक्त रुपए भी दिए जाएंगे। जानकारों की माने तो नौकरी देने का ये तरीका विदेशों की तर्ज पर है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में शॉर्ट सर्विस का चलन है। इस योजना से सरकार का न सिर्फ बजट कम होता है बल्कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी का अवसर भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अग्निवीर योजना जो है उसके फायदे क्या है, देश को क्या फायदा होगा, युवाओं को क्या फायदा होगा। सेनाओं को हाई स्किल रिसोर्स मिलेगा, युवा लोग मिलेंगे, सेना के पास युवा शक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिटनेस का लेवल बेहतर होगा, ये बड़ी बात है। और ये कैसे कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी सेनाओं की जो औसत आयु है लगभग 13 लाख सैनिक भारत में है, 32 साल का औसत निकलता है, लेकिन ये योजना जब लागू होगी, युवा जाएंगे तो फिर 24 से 26 साल औसत आयु हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी, लेकिन जो युवा इस योजना के तहत अग्निवीर बनेंगे उन्हें बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ कम सैनिकों को पेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन फायदा ये होगा कि युवाओं को मौके मिलेंगे और सेना युवा होगी, मजबूत होगी, देश सशक्त होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।